नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि हम हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो सरकार तक पहुंचाना बहुत लाजमी है। आज भी एक ऐसा ही मुद्दा है। 2007 में जो है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो है 2000 जो युवाओं की नियुक्ति की जाती है और मकसद यही होता है कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं वहां तक जो है स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाया जाए। अब 2020 तक आते आते कुल 9000 जो हैं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो हैं युवा जो हैं वो इसमें नियुक्ति उनकी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनके साथ डिस्पैरिटी जो है वो चल रही है और जो इनकी मांग थी कि इनको स्थायी किया जाए, अभी भी केवल सरकारों ने इन्हें आश्वासन ही दिए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल हेल्थ मिशन के जो एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट हैं रोहित जी, साथ में हमारे मोहित जी हैं और आर.के. शर्मा साहब हैं। आपका सबका स्वागत है वक्त इंडिया में। मेरा पहला सवाल आपसे है, जब आपका ये नियुक्ति हुई थी 2007 में तो मकसद क्या था और आपका उस वक्त जो है पैरामेडिक स्टाफ जो नियुक्त हुआ था उसका क्या रोल क्या था इस जम्मू कश्मीर में? देखिए, हमारी जो नियुक्ति हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर जी वो 2007 में जी नियुक्त किए गए थे जी और उनका मेन ये था गवर्नमेंट का कि दूर दराज जी यहाँ पे लोगों तक मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंचती थी जी और वहां के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी के लिए शहरों में आना पड़ता था जी या मार्केट मतलब कि दूर थी वहां हाँ, से बिल्कुल बिल्कुल, और वहां चल के आना पड़ता था बड़ी देर, जिसमें उनका पैसा खर्च होता हाँ जी। था, वक्त खर्च होता था और जान भी बचेगी नहीं बचेगी ये पता नहीं होता था, तो इसीलिए आपकी हाँ नियुक्ति जी। हुई थी। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, तब आपसे क्या वादे किए गए थे और जो आपने कैसा रोल जो है आपको लगता है कि जो NHM जो युवा इसमें नियुक्ति हुई जिनकी हुई थी उन्होंने प्ले किया है अपना रोल? देखिए सर, नियुक्ति तो हुई थी कि हमने जो दूर दराज यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंचती थी वहां तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंचे जी और हमारे NRHM के एक एम्प्लॉयज जी ने दूर दराज जाके जी अच्छे से अपना मतलब कि रोल प्ले किया है और हर एक को मेडिकल फैसिलिटी घर घर जाके डोर टू डोर भी दी गई है। और आज का जो देखा जाए आज के दिन में मेडिकल फैसिलिटी दूर दराज तक पहुंची है और दूर दराज तक डॉक्टर्स भी जा रहे हैं, पैरामेडिक्स भी जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हर वक्त भेदभाव होता गया है, वो पैरामेडिक्स के लिए हो या डॉक्टर्स के लिए हो या मैनेजमेंट स्टाफ के लिए हो जी क्योंकि जब स्टार्टिंग में इन लोगों को लगाया गया जी तो इनकी सैलरी में इतना फर्क नहीं था जी उस टाइम पे जो पैरामेडिक्स था वो 4000 से लेके 5000 तक सैलरी लेता था स्टार्टिंग में जी और जो डॉक्टर था डॉक्टर की सैलरी थी 9000 से 10000 के बीच में जी तो जो मैनेजमेंट स्टाफ था उसकी सैलरी थी 10000 जी और आज की डेट में देखा जाए जी काफी फर्क है। जी इतना ज्यादा फर्क कर दिया है कि आज पैरामेडिक्स अगर 12 से लेके 18 के बीच में ले रहा है तो डॉक्टर की सैलरी 45 से 60 70 तक 80 तक चली गई है जी। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए अगर परसेंटेज उन्होंने बढ़ानी थी जी। तो एक जैसी बढ़ाते जी अगर इन्होंने 2000 जब ये हुआ 9 जी उसमें इन्होंने हाइक की सैलरी जी लेकिन हाइक में परसेंटेज होनी चाहिए, हाँ जी इतने 10% पैरामेडिक्स की, डॉक्टर्स की और मैनेजमेंट स्टाफ की जी, लेकिन इसमें इन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा है जी। पहले तो इन्होंने MBBS और आयुर्वेदिक में ये किया कि आयुर्वेदिक की सैलरी थोड़ी कम रहेगी और MBBS की थोड़ी ज्यादा रहेगी और परसेंटेज पैरामेडिक्स और आयुर्वेदिक की थोड़ा फर्क था, लेकिन उन्होंने आज की डेट में आयुर्वेदिक को MBBS के बराबर सैलरी देना शुरू कर दिया और गैप बहुत ज्यादा हो गया इस टाइम पे, इसमें भी डिस्पैरिटी की है और हम चाहते हैं कि ये डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, एक बराबर होना चाहिए, कम से कम पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स और मैनेजमेंट स्टाफ को एक जैसा होना चाहिए
और सैलरी जो है डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ मेरा सवाल ये भी है कि पहले जो है ये ग्रामीण क्षेत्र जो है, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र, उनके लिए जो है एनएचएम की जो है नियुक्ति की जाती थी, लेकिन अब जो है अर्बन इलाकों में भी इनकी नियुक्ति की गई है। शहरों में जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पे भी इनकी नियुक्ति होती है। तो इसमें बदलाव आया, जो इनका एक अहम रोल था उसको सरकार ने समझा, इनकी नियुक्ति की, लेकिन जो डिस्पैरिटी थी वो खत्म नहीं हुई। और हमने कई दफा देखा सड़कों पे आके आपने जो है मुजाहरे भी किए इसके खिलाफ। देखिए सर, गवर्नमेंट को इस टाइम पे नेशनल हेल्थ मिशन के जो एम्प्लॉयज हैं इनकी बहुत ज्यादा नीड थी, इसलिए इन्होंने इसको 2012 से उठा के 2018 किया, फिर 2018 से उठा के इनको 2022 तक मतलब कि इनको आगे किया मिशन को। इसलिए किया कि हमारी नीड है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए अगर हम लोगों की नीड है उनको, तो हम लोगों को परमानेंट क्यों नहीं करते हैं, रेगुलाइजेशन क्यों नहीं करते हमारी, क्यों और मतलब कि और बाहर से नियुक्ति कर रहे हैं। अब तो हमारे एम्प्लॉय भी बहुत ओवर एज हो गए हैं। अब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे भी रखा है कि इनको इतने पॉइंट दिए जाएंगे। अब हमें सुनाइए, इतनी देर हमें लगे हुए हुआ है, क्या हमारा दिमाग उस पहले की तरह चलेगा क्या पढ़ाई लिखाई में? जी बिल्कुल। अब तो हमारे लिए ये है कि मेडिकल में हमारा कितना एक्सपीरियंस है जी। कम से कम हम लोगों को ही धीरे धीरे फेस मैनर में रेगुलर किया जाए। जैसे कि बाली भगत साहब ने स्ट्राइक के बीच में ही असेंबली चल रही थी, वहां पे फ्लोर ऑफ द हाउस इन्होंने बोला था कि हमारी फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में गई है और इनको फेस मैनर में किया जाएगा। हमारे 3 बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं और तीनों बार 2 बार हमारी कमेटीज बनी हैं और एक बार हमारी सत्यपाल मलिक साहब से भी बात हुई जी। और दोनों बार हमें गोल गोल घुमाया गया रेगुलाइजेशन के नाम पे जी। उस कमेटी ने ना तो कोई रिपोर्ट वहां सबमिट की ना कुछ किया। और जब दूसरा प्रोटेस्ट हमारा 2018 में हुआ था, वो हमारा चला था 34 दिन, और 22 जनवरी को बाली भगत साहब ने ये एग्री किया था कि इनको एक तो मैटरनिटी लीव दी जाएगी जी, नहीं दी गई 6 महीने की मैटरनिटी लीव, वही 3 महीने की दी गई और 3 महीने विदाउट पे। उसके बाद अनलीव जो बाली भगत साहब ने एग्री किया था, अनलीव तक नहीं दी गई, वो 10 दिन दी गई, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो भी उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर वो पाबंदियां लगाई हैं और हमारा एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा सफर हो रहा है। जबकि हमारे साथ 22 जनवरी 2018 में रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था जी। इस पे गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स के भी साइन है। कम से कम अगर रिटर्न एग्रीमेंट के लिए और फ्लोर ऑफ द हाउस जो उन्होंने अपना वहां बातें बोली हैं उस पे अगर कायम नहीं रहेंगे तो इस रिटर्न एग्रीमेंट की कौन वैल्यू को समझेगा जी। हमने इतनी बड़ी एजिटेशन की, अगर आपने एग्री किया कि हाँ आपको सब चीजें दी जाएंगी, सोशल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, अनलीव दी जाएगी, आपको अनलीव उड़ीसा मॉडल पे दी जाएगी, यहाँ 30 डेज अनलीव होती है जी, मैटरनिटी लीव दी जाएगी जी, ठीक है। ये सब चीजें हमें नहीं दी गई। इसके साथ इन्होंने इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जी, कम से कम अगर एक जैसा काम कर रहे हैं जी, ठीक है, आप स्टार्टिंग में नहीं दे सकते, 7 साल जिनके हो गए हैं कम से कम उन्हें दिया जाए। अब कोविड-19 में देखा जाए तो एनआरएचएम के कितने लोग पॉजिटिव आए हैं और एक डॉक्टर भी मारा गया कश्मीर के अंदर से जी। कोई थोड़े दिन की बात है, डॉक्टर एक मारा गया है। कम से कम हमें सोशल बेनिफिट्स होने चाहिए। कल को अगर हमें कुछ हो जाता है, कम से कम हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को थोड़ा ठीक रहेगा। मोहित जी, मैं यहाँ पे आपसे सवाल जानना चाहूंगा। इन्होंने बहुत ही एक अहम बात की कि कोविड-19 के चलते जो पैंडेमिक इस वक्त देश भर में है, देश भर में हमने जो है देखा है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जितने भी लोग हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो कंधे से कंधा मिलाकर जो है डॉक्टरों के साथ काम किया है। और जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट जहाँ पे कई साल तक मिलिटेंसी रही और आपको पता है यहाँ की टेरेन ऐसी है कि काफ़ी एक्सीडेंट भी होते थे वहाँ पे। उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक जिसमें जो एनएचएम के तहत जो युवा लगा हुआ है वो कंधे से कंधा मिला के जो है इस वक्त अस्पताल में, क्वारंटाइन सेंटर्स में है। क्या आपको सोशल सिक्योरिटी है? क्या आपकी इंश्योरेंस है? क्या आपको लगता है कि वहाँ भी आपके साथ भेदभाव है? आपकी जान का जो मोल है वो कम आंका गया है? देखिए सर, मोल जो है ये भेदभाव तो होता ही है। देखो, जैसे एक परमानेंट एम्प्लॉई है उसको इतने बेनिफिट्स मिलते हैं,
एनएचएम को नहीं है। आज भी हमारे जो एनएचएम के मुलाजिम हैं वो डरते हैं नौकरी करने को कि कल को कुछ हो जाए उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उनके परिवार भूखे मर जाएंगे। बेरोजगार जैसे इनको बेनिफिट्स मिलते हैं परमानेंट वालों को, एनएचएम को भी मिले तो वो अच्छे से नौकरी करें। क्या क्या ऐसे बिना बेनिफिट्स डर के हैं, करें। क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो देखिए ना, जैसे अगर डेथ हो जाती है किसी मुलाजिम की, उसकी जगह उसकी फैमिली वाले को जॉब मिल जाए। जी, जॉब सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। जी, जब जी। तक वो नहीं होगी तो हमारे एनएचएम जो जितने मुलाजिम हैं उनको डर का माहौल रहेगा, जी। वो कैसे अपनी नौकरी करेंगे। उनको यही डर रहेगा ना, दिमाग में टेंशन रहेगी। आजकल हमारे मुलाजिम इतने स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि कुछ अल्फाज ही नहीं है। मैं क्या बताऊं कि वो टेंशन में ही रहते हैं, नौकरी कैसे जाएं, कैसे अगर कुछ हो जाए पीछे से बाल बच्चे को देखने वाला कौन है, कोई नहीं। तो जी। ये डर का माहौल रहता है। हम चाहते हैं कि जैसे रेगुलर साइड वालों को बेनिफिट मिलते हैं वैसे एनएचएम वालों को भी अगर बेनिफिट्स दिए जाएं तो ये अपनी नौकरी अच्छे से करें और जो पैनाडेमिक फैला हुआ है इससे बाहर आए, अच्छे से अपनी जॉब करें। शर्मा साहब, मैं आपका एक रिएक्शन जानना चाहूँगा इसके ऊपर कि आप तो अब रिटायर हो गए हैं, आपने काम किया है, तो मुझे बताएं एनएचएम का रोल कितना अहम आपने देखा है? राजन जी, एक तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि कोविड-19 के दौरान आपने एक बहुत अच्छा इशू जो है वो लिया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो 2007 में जब ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के नाम से इस मिशन को लॉन्च किया गया था और उसके बाद इसकी उपयोगिता को देखते हुए और इन लोगों ने जो काम किया है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ सर्विसेज एट डोर स्टेप लेवल। जी बिल्कुल। तो इन लोगों ने जितना अच्छा काम किया उसी से इनकर्ज होके गवर्नमेंट को लगा नहीं, इट शुड बी आल्सो अवेलेबल इन अर्बन एरियाज। तो इसको नेशनल मिशन हेल्थ मिशन के नाम से अर्बन एरियाज में इसकी जो उपयोगिता थी, इन्होंने जो काम करके दिखाया है, गवर्नमेंट ने तो खुद उसके ऊपर मोहर लगाई है कि इसका जो सफीयर था वो उसको बढ़ाया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है, तकलीफ हमें तब होती है, हम समझते हैं कि गवर्नमेंट मॉडल एम्प्लॉयर होनी चाहिए, बट गवर्नमेंट हैज टर्न्ड आउट टू बी ए मॉडल एक्सप्लॉइटर ऑफ चीप लेबर। इन लोगों से काम पूरा लिया जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसे दूसरे इनके जो काउंटर पार्ट्स इन हेल्थ डिपार्टमेंट करते हैं, बट दे आर पेड वेरी लेस। कई जगह तो इनकी जो तनख्वाह है एनएचएम एम्प्लॉयज की वो उनसे चौथा हिस्सा है। जी, ये डिस्पैरिटी है, मैं मानता हूँ ये डिस्पैरिटी है। लेकिन रोहित जी, मैं यहाँ पे एक अहम सवाल आपने उठाया था कि कोविड-19 जो सेंटर्स हैं, केयर सेंटर्स हैं, क्वारंटाइन सेंटर हैं, वहाँ एनएचएम के जो एम्प्लॉय है वो लगे हुए हैं, जान जोखिम में हैं। चलो पैंडेमिक में सबको आगे आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए सरकार का, लेकिन क्या आपको जो मूलभूत उसमें चीज़ें होती हैं, पीपीई किट होती है, जो बाकी चीज़ें होती हैं, मास्क होते हैं, वो आपको मुहैया करवाए जाते हैं या बाकी जैसे एम्प्लॉयज़ की तरह? देखिए, कोविड-19 जो हॉस्पिटल बने हैं वहाँ ये चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर, अब क्वारंटाइन सेंटर में जो बाहर से आ रहे हैं उनके टेस्ट के बाद ही पता लगेगा कि उसमें से पॉजिटिव है कोई या नहीं। जी बिल्कुल। कम से कम वहाँ पे N95 मास्क मिलने चाहिए, लेकिन वो N95 मास्क उन एम्प्लॉयज को नहीं दिए जा रहे। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे लेबोरेटरी टेक्नीशियंस और साथ में हमारे डॉक्टर्स, साथ में नर्सेस, इनको कम से कम N95 मास्क मिलने चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव आए हैं, आपने देखा होगा अनिल सोडी जी मड के जो लैब के हैं असिस्टेंट, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। मैं उनसे मिलने भी गया था, उनका हाल चाल जानने भी गया था, अपनी पूरी सेफ्टी रख के, लेकिन उसको अगर N95 मास्क दिए जाते, कम से कम वो लगा के वो लेबोरेटरी का टेस्ट करता। लेबोरेटरी वालों को N95 मास्क होने चाहिए, साथ में शीट होनी चाहिए जिससे अपना बचाव कर पाए। हमें बताइए, बड़े बड़े ऑफिस के अंदर गेट बंद कर दिए गए हैं, कोई अंदर नहीं आएगा, सेक्रेटरीट के अंदर कोई अंदर नहीं आएगा। हमें बताइए, सबसे ज्यादा जरूरत हमारे मेडिकल महकमे को है जी। जब उधर ही मास्क आप नहीं दे पा रहे हैं
जी। तो आप क्या सुरक्षित मानेंगे जो जिन्होंने लाज करना लेकिन है दावे patient ऐसे का? किए जाते हैं रोहित जी के तमाम तरह की जो पीपीई किट्स हैं, मास्क हैं, वो दिए गए हैं, लेकिन लैब टेक्नीशियन जो कि एक अग्रिम पंक्ति में होता है और उसका सबसे ज़्यादा जो रिस्क जोन है उसमें होता है, एक पेशेंट का जो टेस्ट लेता है, अगर उसके पास भी मास्क नहीं होगा तो स्थिति हम समझ सकते हैं। लेकिन आपकी तरफ से क्या इसकी मांग रखी गई, क्या मांग की गई थी? ऐसा था कि मांग की तब मिला नहीं? देखिए, मांग तो वैसे उन्होंने पूरी करनी चाहिए, लेकिन हमने भी हर मीडिया बाइट में, जी। क्योंकि मिल तो रहे नहीं है, जी क्योंकि कोविड के देखते हुए पाबंदियां काफी ज्यादा हैं, जिससे मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जी लेकिन हमने इसकी डिमांड करते रहे। जी एक तो कम से कम हमारे 2 और लड़कियां थी बेचारी जो पॉजिटिव आई हैं, कम से कम उनको एक स्टाफ के लिए थोड़ा सा देखना चाहिए। देखना तो हर एक के लिए चाहिए जिसको किसी चीज की जरूरत है। कईयों ने मुझे फोन किया, ये हमें चीज नहीं मिल रही है, मैं वहां जाके फोन वगैरह करवाया। लेकिन गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कुछ ऐसा रखना चाहिए कि अंदर का पेशेंट को अगर किसी चीज जी। की नीड है जी। तो वो बाहर पता लग जाए कि इस चीज की नीड है और उनको वो चीजें दी जाएं। जरूरी नहीं है मेडिकल का पॉजिटिव आया तो उसको ही चीजें मिले। जी। हर एक जो पॉजिटिव आता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए, कोविड के बारे में समझाना चाहिए, जिससे ये डरे ना, कोई भेदभाव ना करें। जो पॉजिटिव आता है उसको अच्छे से देखें कि किस चीज की नीड है, उसको मिले। जैसे एलईडी की किसी ने बोला कि एलईडी होगी, थोड़ा मन उसका और होता है। हाँ। एलईडी की फैसिलिटी की जाए, उनके कोई फ्रेम ऐसे शीशे का ग्लास लगाया जाए, जिस घर का कोई पॉजिटिव आता है घर के मेंबर जाके मिले उसको। जी जी पुलिस वाले उठा के उसको ले आते हैं हॉस्पिटल, पीछे से फैमिली सफर करती है, फैमिली बेचारी दुखी हो जाती है जब उनसे मुलाकात नहीं हो। ये चीज होनी चाहिए। साथ में एक अहम बात मैं एनआरएचएम के लिए बताना चाहता हूं आपको। एनआरएचएम का जब गवर्नर साहब से ये लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, गवर्नर साहब ने कहा हम आपसे बातचीत करके आपके मसाइल का हल करेंगे, प्लामा अटैक हुआ है। लेकिन उसके दूसरे दिन ही हमारे सारे एम्प्लॉयज 413 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया गया जी। पूरी स्टेट से। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये उठे नहीं, हम गवर्नर साहब के कहने पे उठ गए थे। जी इसका मतलब है कि गवर्नर साहब की वर्डिंग झूठी है, जी जिन्होंने हमें टर्मिनेट किया वो ठीक है। कम से कम गवर्नर साहब को उस वक्त हमारे एनआरएचएम एम्प्लॉयज 413 जो टर्मिनेट हुए थे उनको 5-5 महीने का लॉस हुआ है। कम से कम उन्होंने बच्चे कैसे पाले होंगे, बच्चे को अगर खाने की जरूरत होगी, क्योंकि खर्चा एनआरएचएम की पे कम है, जी, उनका जी। खर्चा सारा एनआरएचएम की इनकम से चलता है। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन हमारे जम्मू के लीडर्स, मैं उनका नाम क्या लूं, वो हमारी स्ट्राइक में आए, हमें यूज पिलाया, हमें उठाला और गवर्नर साहब से बात तक करवाई। जी लेकिन ना तो वो देखे जम्मू नहीं के उसके बाद। लोगों के पूरे मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नहीं खड़े हुए और 5 महीने हम लोगों को सफर करना पड़ा। रोहित जी, तमाम तरह के जो हैं सियासी वादे, जो सियासी लीडर हैं, आपने जाहिर सी बात है उनसे मुलाकात की होगी, तमाम तरह के वादे भी आपसे किए होंगे। आज जो है इतने सालों बाद भी जो आपका मामला लटका हुआ है, तो आपको लगता है कि ना कहीं सियासी जो लीडरशिप है स्टेट के अंदर जो रही, उसका ध्यान नहीं है, या उसके पास दूसरे मुद्दे ऐसे हैं कि वो पॉलिटिकल मुद्दे ऐसे हैं कि वो आप जो आम मुद्दे हैं, आम लोगों के मुद्दे हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं? देखिए सर, देखा जाए तो मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सेंटर में। जी हम जितनी तारीफ उनकी कर रहे हैं बहुत कम है। लेकिन मेरी मोदी साहब से इस मंच से यही निवेदन है कि मोदी साहब, आप जम्मू कश्मीर जो हमारा अवाम है, जो सारा जो है वो खुद अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉयज, यहाँ के लोग सब बहुत दुखी हो चुके हैं, क्योंकि किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। जी जो आपके हाथ में था वो ठीक हो रहा है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है। हमारे एम्प्लॉयज से वादे करके हमारे एम्प्लॉयज ने वायरलेस मैसेज हर सीएमओ को करके, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल, हमने कई दफ़ा ये देखा है, जब भी हमने किसी का इशू उठाया है ये बात निकल के आई है कि केंद्र सरकार को सही पिक्चर नहीं दिखाई जाती है। कई यहाँ मसाइल हैं, कई यहाँ पे ऐसे संगठन हैं जिनकी जो मांगे हैं कई सालों से पेंडिंग है, लेकिन उनके बारे में यहीं पे उनको दबा दिया जाता है। जैसे आपने भी बताया, आपको जूस पिलाने आते हैं, आपको उठा दिया आपकी जो स्ट्राइक से, लेकिन उसके बाद आपका हालचाल पूछने नहीं आए। उनको ये था कि जो हमारा एक एजेंडा था इनको उठाना है, उसमें हम कामयाब हो गए। ऐसी सोच लगती है आपको? देखिए,
सोच तो यही है, हर एम्प्लॉयज़ की सोच है, मेरी क्या है, हर एक एम्प्लॉयज़ की है। 2017 में मेरे को उठाया जाता है, 2019 17 फरवरी को जी। हमारी स्ट्राइक से उठाया जाता है कि आप पुलवामा अटैक हुआ उठ जाइए। हम देश के साथ थे हर वक्त, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उठाने के बाद दूसरे तीसरे दिन मेरे को ही टर्मिनेट किया जाता है, जिससे जी। बात होती है जी फोन पे। और ये हमारा रिटर्न एग्रीमेंट हर सीएमओ को किया, जी। ये मतलब कि वायरलेस मैसेज कि हमारी स्ट्राइक उठ ये गई है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो वहाँ तब जो है मेडिकल एजुकेशन के जो मंत्री थे बाली भगत, ये उनकी ओर से जो आपका एग्रीमेंट हुआ था, ये आपका वो एग्रीमेंट था? सर जो एग्रीमेंट हुआ है वो बाली भगत की अध्यक्षता में हुआ है। उसमें बाली भगत साहब ने वीडियो क्लिप्स हैं हमारे पास, हर बात उन्होंने जो एग्री की वो झूठी रही, जी कोई भी बात हमारी पूरी नहीं की गई। अब देखिए कोविड-19 में सब फैसिलिटी परमानेंट एम्प्लॉयज को दी जा रही है, इसका मतलब वो लड़वाना चाहते हैं। परमानेंट वाले भी हमारे भाई बहन जी। हैं, उनको फैसिलिटी मिल रही है, हम स्वागत करते हैं उस चीज का, लेकिन क्या एनआरएचएम एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं? अच्छा, एक बात मुझे याद आई, नाइट को जब आप बताइए मोहित जी, नाइट को जब कोई रहता है ये भी अलाउंस होता है नाइट देंगे, दिन को जो ओवर टाइम आप दिया जाता है आपकी तरफ से, क्या उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है क्या रेगुलर और जो आप में वो वहाँ भी डिस्पैरिटी है? नहीं, अभी ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। नाइट में भी हमारा स्टाफ रहता है, पर अभी कुछ ऐसा पैसा वैसा तो कुछ नहीं मिलता। वो एज यूजुअल जैसे ड्यूटी रूटीन में चल रही है वैसे ही चलती है स्टाफ की। तो ऐसा भी है 24 आवर्स जो है वो ड्यूटी दी जाती है आपकी तरफ से, क्या उसमें प्रावधान है कि कुछ मिलना चाहिए उसमें भी? मिलना तो चाहिए। जो बेनिफिट्स मैंने पहले आपको बताया कि जितने बेनिफिट्स रेगुलर साइड को मिल रहे हैं उतने बेनिफिट अगर एनएचएम वालों को मिले तो ये कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। एक माइंड स्ट्रेस, दिमाग में स्ट्रेस रहता है हमेशा अपनी नौकरी को लेके, पता नहीं कब क्या कर देना है, क्योंकि अब उम्र भी ऐसी निकल गई है हमारी कि हम दोबारा पेपर भी नहीं दे पाएंगे। जो हमारी पहले शक्ति थी पढ़ने की, लिखने की, सोचने की, पढ़ने की, अब वो तो रही नहीं ना। अब हम दोबारा तो एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे। शर्मा साहब, ये आप मानते हैं कि जो एनआरएचएम हैं, जो युवा उसके तहत लगे हुए हैं, वो बैकबोन बन चुके हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में? सर जी, उन्होंने अपना समर्थ जो है, समर्थ है वो साबित किया है, प्रमाणित किया है, और उसी की वजह से गवर्नमेंट ने जो है वो उत्साहित होकर तो इसको रूरल हेल्थ मिशन से नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसको अर्बन को भी उसमें लिया है जी। और ऐसी बात नहीं है, जब भी कभी ज़रूरत पड़ी है तो जो एनएचएम के जो कर्मचारी हैं तो उन लोगों ने अपना पूरा जो अपनी योग्यता के अनुसार पूरा जो है वो योगदान दिया है। तकलीफ तब होती है, काम दोनों तरफ के, चाहे वो रेगुलर हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं या एनएचएम, एक जैसा काम कर रहे हैं, एक जैसा रिस्क है दोनों को। अगर उसमें भेदभाव किया जाए तो वो अमानवीय ऐसा लगता है। भेदभाव नहीं लगता, वो एक अमानवीय काम लगता है कि एक आदमी वही काम कर रहा है, उसको फैसिलिटी ज्यादा है, वो दूसरा जो कर रहा है वो इंसान नहीं है। मेरे को जिस तरह से मोहित ने भी कहा कि स्ट्रेस में आ जाता है इंसान के, मैं भी उसी रिस्क में जाता हूँ, वही काम करता हूँ, लेकिन मैं अपने जो परिवार के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको उस तरह से पूरा नहीं कर पाता हूँ जिस तरह से एक रेगुलर एम्प्लॉय कर पाता है। जी मोहित, आप बता रहे थे। आपने मुझे एक प्रश्न पूछा डिस्पैरिटी का लेके। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2.5 दिन की सैलरी मिलती है परमानेंट मुलाजिम को। जी, जहाँ तक उन्होंने 2.5 दिन का मतलब कि संडे गेस्टेड सारी ड्यूटीज उन्होंने देनी है अपनी, जी। तो उनको बेनिफिट मिलेंगे। जी, यहाँ ऐसा है कि मैं परमंडल ब्लॉक से हूँ, मेरे ब्लॉक में तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो 2.5 दिन की नहीं ले रहा उसकी ड्यूटी नहीं लग रही, पर कई जगह मैंने सुनने में आया और देखने में आया कि संडे गेस्टेड दे रहे हैं पर उनको बेनिफिट कोई नहीं है, जबरन लिए जा रहे हैं उनसे संडे गेस्टेड की ड्यूटीज। तो ये डिस्पैरिटी भी बहुत बड़ी है और ऐसा होना नहीं चाहिए। रोहित जी, जो आपने मैटरनिटी लीव की बात की थी, महिलाएं भी हैं, कुछ जो हैं फीमेल्स भी हैं जो एनएचएम के तहत काम करती हैं, तो मानवीय आधार पे भी जो है आपसे ये आश्वासन तो दिया गया था आपको, लेकिन वो भी आपको समझता है एक धोखा है आपके साथ, खासकर उनके साथ जो फीमेल्स हैं। इसमें धोखा तो है, क्योंकि जब बाली भगत साहब ने सब बातें एग्री की, आपने मुंह से बोला हुआ है जी, वर्ड्स की बहुत कदर होती है जब मंत्री साहब बोलते हैं जी, लेकिन कोई नहीं, झूठे वादे रहे। और साथ में आपको आज मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, हमारे साथ डीओज लगे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जी,
जिनको आउटसोर्सिंग बोलते हैं, जो ठेकेदार के थ्रू आते हैं, जी इन बेचारों से सुबह से लेके शाम तक काम लिया जाता है। इनका ईपीएफ कटा, सब कटा, लेकिन इनको 10-10 महीने हो गया सैलरी मिले हुए। मुझे कॉल आती है, अच्छा 10-10 महीने जिसको हो गया सैलरी मिले हुए, क्या उसकी कंडीशन होगी घर की? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अभी आपको भी वो काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक? सुबह से लेके शाम तक बेचारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको सैलरी के नाम पे इतना तड़पाया जाता है कि मैं क्या बोलूं, बहुत ज्यादा तड़पाया जाता है। और तो क्या उसकी सैलरी ठेकेदार देता है, तो क्या यह सरकार को देनी होती है? जो एनआरएचएम है, इनको सैलरी देनी होती है ठेकेदार को, ठेकेदार ने आगे देनी होती है इनको। जी जब यही ठेकेदार को नहीं देंगे, ठेकेदार आगे कहां से देगा? जी जी। तो ये बहुत हरास हो रहे हैं। इनके लिए मैं भी बोल रहा हूं, तो मैं चाहता हूं इस मंच से जो भी मुझे सुन रहे हैं लीडर्स वगैरह, कम से कम इनकी ओर ध्यान दिया जाए, डीओस की तरफ, क्योंकि डीओस बहुत हरास हो रहे हैं, हर जगह हरास हो रहे हैं बेचारे। इनको सैलरी तो कम से कम टाइम पे मिले, अगर कम है कम से कम। एक बात और, एनआरएचएम एम्प्लॉयज का 2017 से लगातार ईपीएफ कट रहा है, लेकिन एनआरएचएम एम्प्लॉयज को कुछ पता नहीं ईपीएफ कितना कट रहा है, कहां जा रहा है, कोई इनको नंबर नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं दिया गया। कम से कम अगर वादे किए हैं, कम से कम ईपीएफ का वो आता है, मैसेज आता है मोबाइल में, हमें पता लगता है इतने पैसे ऑनलाइन पता चलता है, इसका नंबर कुछ होता है। नहीं पता। गवर्नमेंट इस मामले में फेल हुई है, डिमांड्स के मामले में तो है ही है, ईपीएफ जो इन्होंने मतलब दे रही है उसमें भी फेल हुई है। अब मोहित जी, चलते चलते आप अंत में क्या एक मैसेज सरकार को, क्या एक अपील करना चाहेंगे सरकार को? मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि अभी हमारे जितने एनएचएम के मुलाजिम लगे हैं, कृपया उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। वो बेचारे सुबह से लेके शाम तक क्वारंटाइन सेंटर में लगा है, कोई कुछ कर रहा है, सुबह से रात हो जाती है, घर पहुंचते नहीं है, अगले 5 दिन कहीं दोस्त के घर, कहीं होटल पे रहना पड़ता है, क्योंकि फैमिली में तो आ नहीं सकते ड्यू टू कोविड। जैसे कहीं ठंडी हुई में ड्यूटी दे रहा है, तो उसको अपना भी डर है कि यार मैं अगर घर चला जाता हूँ तो मेरी फैमिली भी सफर हो सकती है। बिल्कुल। तो इस चीज को, हर चीज को देखते हुए ना, गवर्नमेंट को एक अच्छा स्टेप लेना चाहिए। मुर्मू साहब हमारे जो गवर्नर आए हैं वो बड़े अच्छे हैं, और हम लास्ट मीटिंग भी की थी हमने, और अच्छे से उन्होंने रिस्पांस दिया था, और हमें लगा था हमारे मसाइल पूरे हो जाएंगे, बट ड्यू टू कोविड, उस वक्त कोविड स्टार्ट हो गया और हमारा दरा का दरा रह गया सिस्टम सारा। और हम चाहते हैं कि मुर्मू साहब इसमें इंटरवीन करें और हमारे मसले जल्द से जल्द। आपका एक लास्ट मैसेज क्या होगा, सरकार से क्या अपील करेंगे आप? मैं सरकार से सिर्फ यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो एनएचएम एम्प्लॉइज़ हैं, इनको स्थायी किया जाए, नियमित किया जाए, और इनको वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो दूसरे एम्प्लॉइज को मिलती हैं। वैसे भी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है, उसका वो आर्टिकल 23A में है, और अवर इंडिया सिग्नेटरी टू इट। इसके अलावा बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं जो ये इनको बाइंड करते हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। तो इन बेचारों ने क्या कसूर किया है? ये अपनी जान रिस्क में डाल रहे हैं, और ये अपने सही सुविधाओं अधिकार से होने चाहिए। एक लास्ट अंत क्या अपील करेंगे आप? मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं उसका हल जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि एनआरएचएम एम्प्लॉयज़ बहुत दुखी हो चुका है, क्योंकि काफ़ी मतलब 14-14 सालों से हम हरास हो रहे हैं। वो हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, और जो 2.5 दिन की सैलरी ले रहे हैं कम से कम हमारे एनआरएचएम एम्प्लॉयज़ नहीं ले रहे, उनको जबरन संडे वगैरह ऐसे घसीटा जाता है इतनी ड्यूटियों में। ये चीज़ें हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबको एक जैसा रखना चाहिए और एक जैसा बर्ताव होना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, अपनी बात रखी। तो आपने सुना और आपने समझा भी होगा कि जो एनआरएचएम जो यहाँ पे मुलाजिम हैं, जो अब नेशनल हेल्थ मिशन बन चुका है, ये अब बैकबोन बन चुका है जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य सेवाओं की। अगर बात की जाए, अगर इनके साथ भेदभाव होगा तो आप समझ सकते हैं। हम ये कहते हैं कि भगवान के बाद कोई है तो वो हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, वो हमारे डॉक्टर हैं, जो अग्रिम पंक्ति में रहकर जो है कोविड-19 से एक तरह से लड़ाई लड़ते हैं और उसको शिकस्त देने की कोशिश में हैं। अगर सरकार इनकी ओर ध्यान देगी तो उससे इनके मनोबल में इजाफा होगा और स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छे ढंग से ये जो अपनी ड्यूटी है उसका निर्वाह भी कर पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए वक्त इंडिया।